और इन्फॉर्म किया गया था कि आज शिवम आएंगे। शिवम की तबीयत सही नहीं है, तो नेक्स्ट वीक शिवम और दीपक दोनों लोगों की उपलब्धता रहेगी 19 तारीख के लगभग। तो फिर उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और प्रिंस ने मैसेज किया था कि 3:30 बजे से क्लास स्टार्ट किया जाए, तब तक भारत का समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जो है अंतिम के 4 ओवर क्लास में बैठे बैठे कमेंट्री होती रहेगी। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है, आज से जो टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि दुनिया किसी नियम से चलती है या यूं ही चलती है। यानी अगर दुनिया की अलग अलग शक्तियां वो अपनी अपनी विदेश नीति निर्धारित करती हैं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए, तो उसके पीछे कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई रणनीति होती है, या यूं ही यह विश्व जो है चल रहा होता है, रैंडम बिहेवियर है। यानी देश जो है किसी के साथ भी रिश्ते बना लेते हैं, किसी से भी रिश्ते खराब कर लेते हैं, या इन सब संबंधों का कोई पैटर्न होता होगा। और इन सब चीजों को समझने के लिए हमें एक बार देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत कैसे हुई, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वह कैसे इमर्ज करता है और कैसे जो है एक उपागम के रूप में यहां पर स्टेब्लिश होता है। तो हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के पहले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और पहला जो पार्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न उपागम। तो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विभिन्न उपागम। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उपागम। लेकिन इसके पहले एक ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम प्राचीन काल से देखने की कोशिश करें तो विश्व शुरुआती दौर में, प्राचीन काल में विश्व में कोई बहुत बड़े राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और उस दौरान हर एक राज्य की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती थी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो वह दूसरे देशों पर हमला किया करते थे, साम्राज्यवादी नीतियां अपनाया करते थे, एक देश दूसरे देश पर हमला करता था, युद्ध की परंपरा वहां पर देखी जाती थी और युद्ध को गलत नहीं माना जाता था। आप अगर भारत में ही देखिए तो आपको सुनाई देता है राजसूय यज्ञ के बारे में, आपको वहां पर सुनाई देता है कि किस तरीके से जो है एक घोड़ा जो है चक्रवर्ती राजा का निकलता था और वह विजय करते हुए निकलता था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब अलग अलग वहां पर जो है देखे जाते थे। और इसी तरीके से आपने सिकंदर महान के बारे में भी सुना है कि सिकंदर ने जो है बहुत से देशों पर हमला किया, लेकिन जहां भी हमला करता था वहां रुककर शासन नहीं करता था, बल्कि वह केवल एकमात्र महत्वाकांक्षा थी कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, विश्व विजयी होने का एक लक्ष्य वहां पे रहता था, अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार। तो वह दौर था युद्ध का। उस दौर में वार जो है सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता था मानवीय गतिविधि के रूप में। तो दो देशों के संबंधों में जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, हर एक देश भयभीत रहता था कि हमारे ऊपर कौन हमला करने वाला है। तो जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में ये बातें बताई कि आखिर जो है आपको किन देशों के साथ डरना है और किन देशों के साथ सहयोग करना है, किन के साथ गठबंधन बनाना है और अपनी सीमाओं की रक्षा करना है। तो हर देश अपनी सीमाओं की रक्षा करता था और दूसरे देश के लिए जो है वो तैयार रहता था। यानी शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो कोई भी देश हुआ करता था, उसके लिए सबसे पहला हित जो होता था, प्राथमिक हित होता था, वो होता था अपनी सुरक्षा, अपना अस्तित्व, कि किस तरीके से अपनी अस्तित्व को बनाए रखें, अपनी सुरक्षा को हम इंश्योर कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल और केवल युद्ध ही पूरी दुनिया में हुआ करता था। प्राचीन काल इसलिए भी जाना जाता है कि उस दौरान व्यापार बड़े स्तर पर होता था। और यह व्यापार किसके बीच में होता था? यह व्यापार होता था अलग अलग देशों के बीच में। आप सुनते हैं कि भारत में अरब व्यापारी और रोम के व्यापारी आते थे व्यापार के लिए। आप सुनते हैं कि सिल्क ट्रेड रूट के माध्यम से अरब और रोम के व्यापारी भारत होते हुए चीन के साथ व्यापार करते थे। यानी व्यापारिक गतिविधियां भी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि व्यापारिक गतिविधियां सीमित थी, क्योंकि परिवहन के साधन विकसित नहीं थे, एक देश से दूसरे देश में जाना संभव नहीं था, दुनिया इतनी तेजी के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हम ये बोलेंगे कि व्यापारिक गतिविधियां होती थी। और व्यापारिक गतिविधियां होने का कारण क्या है? व्यापारिक गतिविधियां क्यों होती हैं? व्यापारिक गतिविधियां इसलिए होती हैं कि हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हमें लगता है कि कुछ चीजें जो हमारे पास नहीं है वो किसी दूसरे के देश के पास है, हमारे पास जो संसाधन नहीं है वो दूसरे देश के पास है, तो हम उस देश के साथ जाते हैं, वहां पर व्यापार करते हैं और कहीं ना कहीं अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
तो यानी एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह था, प्राचीन अगर समय में हम बात करें तो विभिन्न देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय यह रहता था कि किन देशों के साथ हमें व्यापार करना है, और उसमें भारत और चीन जो दो देश थे ये लीड करते थे पूरी दुनिया को। यानी अगर व्यापारिक केंद्र के रूप में विश्व के देखा जाए तो भारत और चीन, इसमें कहीं कोई शक नहीं था, ये निर्विवाद रूप से विश्व शक्ति के दो बड़े केंद्र वहां पर हुआ करते थे। फिर दुनिया आई मध्यकाल में। मध्यकाल में यह देखा गया कि बड़े बड़े साम्राज्य का गठन हुआ और इसमें दो महत्वपूर्ण साम्राज्य आए। एक तुर्की में साम्राज्य का विकास हुआ, एक रोम में साम्राज्य का विकास हुआ। रोम का साम्राज्य रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया और तुर्की का साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना गया। और इन दोनों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। तो तुर्की जो साम्राज्य था वह दुनिया के अन्य देशों पर हमला करता था। यानी युद्ध तब भी होते थे और बड़े भयावह युद्ध होने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे नई तकनीकों का विकास हुआ, गोलीबारी का विकास हुआ। अब आक्रामक युद्ध होते थे और इन युद्धों में विनाश बड़े स्तर पर होते थे। तो ऐसे में अभी भी जो मूल प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था वह हर एक देश के अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न था, अपनी सुरक्षा का प्रश्न यहां पर था। और हर एक देश वह अपने प्रभाव विस्तार के लिए अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया करता था। तो इस दौर में यह देखा गया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑटोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर का अपना विकास हुआ। रोमन एम्पायर ने पूरे यूरोप पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो ऑटोमन एम्पायर ने पूरे एशिया में, लगभग पूरे एशिया में, चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो तुर्की से लेकर ईरान इराक का जो पूरा एरिया है, वहां से होते हुए अफगानिस्तान, होते हुए पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और यहां तक कि इंडोनेशिया तक जो है, यह पूरा का पूरा साम्राज्य धीरे धीरे करके बढ़ता गया। इस दौर में व्यापार भी होते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। मध्यकाल में भी व्यापार हुआ करते थे और इस दौर में व्यापार जो है बस ये था कि अब सीमित हो चुके थे। व्यापार सीमित हो चुके थे मतलब क्या? रोमन साम्राज्य यानी यूरोप के जो लोग थे वह अपना व्यापार यूरोप के अंदर ही किया करते थे, क्योंकि अब ऑटोमन साम्राज्य जो है उनको एशिया आने नहीं देता था। भारत और चीन के साथ उनका व्यापारिक संपर्क टूट चुका था, व्यापार हो नहीं रहे थे। और ऑटोमन एम्पायर जो है वह पूरे एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखा था और यहां व्यापार और लेन देन बड़े स्तर पर होते थे। अब इस दौर में भी हमने कहा कि व्यापारिक हित महत्वपूर्ण थे। यहां से हम तीसरे चरण में आते हैं, यानी आधुनिक काल में आते हैं। और आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि मध्यकाल के मध्य में ऑटोमन साम्राज्य निर्विवाद रूप से आगे बढ़ता है और रोमन साम्राज्य को बेहद कमजोर कर देता है जब वह कुस्तुनतुनिया पर हमला करता है और कुस्तुनतुनिया को जीत लेता है। लेकिन इसी बीच यूरोप के देशों में नए नए तरीके के बदलाव आते हैं, नए नए विचार और नए नए खोज और आविष्कार वहां पर देखे जाते हैं। वैज्ञानिक क्रांति का वहां पर शुरुआत होता है। अब यहां पर नई तकनीक का विस्तार होता है। नौसेना बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती है और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटेन की जो नेवल फोर्स थी वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स के रूप में उभरती है। और वैज्ञानिक क्रांति की वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आती है और इन लोगों ने औद्योगिक गतिविधियां यहां पर शुरू कर दी। अब यहां से चीजें बड़ी तेजी के साथ बदलनी शुरू हुई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की का था अब वो कमजोर हो रहा था। और वह कमजोर कहां पे हो रहा था? वैज्ञानिक प्रगति की स्थिति में। विज्ञान और तकनीक के इस दुनिया में अगर बात किया जाए तो ऑटोमन साम्राज्य बहुत पिछड़ चुका था और उसकी तुलना में अगर बात किया जाए यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देशों ने बहुत तेजी के साथ साइंटिफिक डेवलपमेंट अपने यहां पर किया। अब यहां पर ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योगों के लिए कच्चे माल चाहिए थे और अपनी बनी हुई वस्तुओं के लिए बाजार चाहिए थे, इसलिए अब ये साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। यानी अब तरीका बदल चुका था, अब दुनिया का हित और दृष्टिकोण बदल चुका था। यहां सवाल यह नहीं था कि हम दूसरे देश पर हमला करके उस पर कब्जा करेंगे, सवाल यह था कि हम दूसरे देश पर हमला करेंगे या किसी भी तरीके से हम उस पर नियंत्रण करेंगे तो हम उसके संसाधनों पर नियंत्रण करेंगे। यानी आर्थिक हित केंद्रीय हित बनकर यहां पर आते हैं। पहले के दशक में, पहले शुरुआती दौर में ये ऐसा नहीं था। अब आर्थिक हित महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहां से एक नई संकल्पना आती है जिसे आप उपनिवेशवाद के रूप में जानते हैं। उपनिवेश यहां पर स्थापित किए गए और जो जो उपनिवेश स्थापित किए गए उनके कच्चे मालों का दोहन किया गया और अपने विनिर्मित मालों के बाजार के रूप में उनका इस्तेमाल वहां पर किया गया। तो एक नए तरीके की स्थिति जो है यह पूरे विश्व में उभरनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे विश्व के अधिकांश हिस्से वह औपनिवेशिक शासन के शिकार हो जाते हैं। यहां से
यह देखा जाता है कि जब तकनीकी विकास दुनिया में होना शुरू हुआ तो परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ। परिवहन के साधनों ने विश्व को एक दूसरे के नजदीक लाना शुरू कर दिया। अब दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थी। अब बड़े बड़े शिप थे, बड़े बड़े जहाज थे, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो चुका था। और इसीलिए कहा जाता है कि 19वीं सदी को इस रूप में देखा जाता है कि यह वैश्वीकरण की सदी थी। अमूमन हम लोग जब पढ़ते हैं कि वैश्वीकरण दुनिया में कब आया तो हम कहते हैं 1990 के बाद वैश्वीकरण आया, लेकिन सच्चाई यह है कि 19वीं सदी में ही वैश्वीकरण की आहट हो चुकी थी, जब दुनिया में परिवहन के साधनों ने पूरी दुनिया को एकीकृत करना शुरू कर दिया था। और अब दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे थे, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे, और यहीं से अब यह जरूरत आ चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तौर तरीकों को निर्मित करने की। यानी अगर अलग अलग देश केवल युद्ध करते रहेंगे तो इन युद्धों का परिणाम क्या होगा? व्यापार तो नहीं हो सकता है, कोई भी देश वहां पर विकास नहीं कर सकता है, मानवीय सभ्यता स्थिर नहीं रह सकती है। और यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न तब बना जब दुनिया ने पहला विश्व युद्ध देखा। 1914 से 1918 का जो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसने पूरी विश्व को यह भयभीत किया कि अगर अब, क्योंकि अब तकनीकी विकास हो चुका है, हथियार अत्याधुनिक हो चुके हैं। पहले के हथियार जो हैं वो अलग तरीके के होते थे, पहले के वॉरफेयर अलग तरीके के होते थे। पहले सेनाओं के बीच में युद्ध होता था, जो निर्दोष नागरिक होते थे उनकी कम वहां पर जो है मृत्यु होती थी, हताहत कम होते थे। लेकिन अब जिस तरीके के हथियार थे प्रथम विश्व युद्ध में, जिन बम्स का, जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, वह मानवता की विनाश के सूत्र के रूप में देखे जा रहे थे। और यही वह पृष्ठभूमि थी जहां पर कुछ विचारकों ने यह सोचना शुरू किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देशों के लिए क्या कोई नियम कायदे होने चाहिए। और यह प्रश्न क्यों आया था पहले यह भी समझिएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब हम एक राज्य में रहते थे। हर एक देश जो है वह एक स्टेट था, एक राज्य था, और राज्य में हर एक राज्य का अपना एक संविधान होता था, और वह संविधान वहां के रहने वाले नागरिकों के ऊपर लागू होता था, नागरिकों के व्यवहार को अनुशासित करता था। एक देश के अंदर नागरिकों के अनुशासित व्यवहार जिस तरीके से जरूरी होते हैं, तभी उस देश में व्यवस्था बनी रहती है। क्या ऐसे ही दुनिया के स्तर पर भी राष्ट्रों के अनुशासित व्यवहार होने चाहिए? अगर दुनिया को शांति और व्यवस्थित बनाना है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे कानून, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए? क्या युद्ध को रोका जा सकता है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जहां से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम शुरू कैसे होते हैं, तो यहां पर जो है जो हमें देखना है 152, ठीक है, 152.4 क्या हो गया? लाइव चल भी रहा है। बहुत दंडनीय अपराध है ये। यहां पे अभी तो एक और बचा है, तो 170 अगर बना लेते हैं तो तब लड़ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अब यहां पर आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उपागम में। हमने कहा एक है परंपरागत रूप में। जब हम उपागम पढ़ेंगे तो पहले ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और दूसरा समकालीन रूप में पढ़ेंगे। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर हमें यहां पर देखना है। परंपरागत रूप में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस रूप में दिखाई देता है कि आखिर सॉवरेन स्टेट यानी संप्रभु राज्य, ये हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें, दुनिया के अन्य देशों के बीच रिश्ते को देखें, तो पहले हम देखते हैं कि जो संप्रभु राज्य हैं उनका विकास कैसे हुआ। कोई भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे ना कि भारत, चीन, ब्रिटेन, कैसे इन लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और विश्व व्यवस्था में कैसे कैसे बदलाव आए, विश्व व्यवस्था में कैसे कैसे बदलाव आए। और बदलाव लाने वाले कारक क्या परंपरागत रूप में थे? युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी युद्ध। इसलिए परंपरागत रूप में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ते हैं तो दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी सुनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अध्ययन करते हैं कि कैसे युद्ध होते हैं और कैसे शांति स्थापित की जाती है। यानी परंपरागत रूप में युद्ध और शांति पर सर्वाधिक बल दिया जाता, युद्ध और शांति पर सर्वाधिक बल दिया जाता कि वार कैसे होता है और कैसे पीस स्थापित किया जा सकता है। यानी सवाल क्या थे? युद्ध क्यों होते हैं,
पहला सवाल, सवाल जो पूछे जाते थे कि युद्ध क्यों होते हैं, सवाल यह था कि क्या युद्ध का कोई विकल्प है, क्या युद्ध का भी विकल्प हो सकता है। और यह सवाल ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो चुके हैं। अभी आप देखिए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है, और अभी जापान में मालाबार एक्सरसाइज चल रहा है और नॉर्थ कोरिया लगातार एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन कर रहा है। मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया अभी मालाबार एक्सरसाइज वहां पे हो रहा है और वहां हमला कर दे, और अगर हमला कर दे, भारत तो उत्तर कोरिया से कोई उसका लेना देना नहीं, भारत के संबंध खराब है उत्तर कोरिया से नहीं है। उत्तर कोरिया के जो रिश्ते हैं वो दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका से खराब है। हमारा तो कोई न व्यापार है और न कोई तिरस्कार है, कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए उनका। लेकिन अगर सोचिए कि मालाबार संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है उस पर नॉर्थ कोरिया हमला कर दे, तो क्या भारत युद्ध में शामिल होगा? भारत के पास विकल्प क्या होगा? भारत को क्या करना चाहिए? अगर आप अधिकारी होते तो आप क्या करते? आप अधिकारी, नीरज अधिकारी होते, विदेश सचिव होते, फॉरेन सेक्रेटरी होते, तो भारत सरकार पूछती आपसे ना कि क्या किया जाए, तो क्या आप सजेशन देते कि उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया है मालाबार एक्सरसाइज पर, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या करते? मतलब उनको चुप, मतलब कि उनका आलोचना कर देते ना। हाँ, प्रेशर क्रिएट करके क्या करते? आलोचना ही तो होती, और क्या करते आप? बहुत गलत हुआ और उत्तर कोरिया को ऐसे नहीं करना, यही करते ना। तो नीरज शांत विदेश सचिव हैं, ये युद्ध और इन सब चीजों में नहीं उलझते हैं, संघर्ष में नहीं उलझते हैं। जो हुआ अब हो गया, अब क्या किया जा सकता है? उत्तर कोरिया बस माफी मांग ले किसी तरीके से, नहीं यही प्रयास करते हैं कि आगे से गलती नहीं होगी। रिटेलिएट, अब देखिए थोड़ा सा इंटरव्यूअर ने जो है प्रश्न बदला, तो यहां पर जो है अब गुस्सा भी आ गया कि अब सीधे हमला कर देंगे, और हमला करेंगे उधर चीन आ जाएगा, फिर हम मतलब एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि युद्ध होते कैसे हैं, यही तो तरीके होते हैं जहां पर प्रोवोक किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं, कई बार वहां पर हम इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और उस तरीके की चीजें वहां पर आती हैं। यानी युद्ध का क्या कोई विकल्प है? क्या शांति की संभावनाएं वह हो सकती हैं? क्योंकि दुनिया में जिसने भी हमला किया होगा उसने किसी न किसी वजह से किया होगा। तो यहां पर जो है ऐसे सवाल पहले पढ़े जाते थे। पहले जो है ट्रेडिशनल तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब यह होता था कि युद्ध क्यों होते हैं, शांति कैसे की जा सकती है, ये सब सवाल हुआ करते थे। लेकिन आज आपको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति इतनी आसान भाषा में समझी और पढ़ी जा सकती है कि केवल हम ये देख रहे हैं, मतलब अगर कोई आपसे पूछे क्या पढ़ते हो, तो आपने कहा अंतरराष्ट्रीय संबंध हम पढ़ते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब वो क्या निकालेगा? अच्छा तो बताओ दुनिया में युद्ध क्यों होते हैं, एक देश दूसरे देश पर हमला क्यों करता है? क्या केवल यही है अंतरराष्ट्रीय संबंध, या अंतरराष्ट्रीय संबंध में कुछ और चीजें पढ़ी जाती है? तो देखिए समकालीन रूप में क्या है। समकालीन रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के मध्य राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है। केवल पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, अब राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? क्या क्या यहां पर नए प्रश्न आ रहे हैं? आज की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, और आज की दुनिया में पहला तो मुद्दा है आर्थिक अंतरनिर्भरता। हर देश एक दूसरे पर निर्भर है। कोई देश दावे के साथ कह दे कि हम अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं, कोई भी देश आज की दुनिया में तो नहीं कह सकता है। हर देश के लिए एक दूसरे देश उत्पाद के केंद्र बने हुए हैं। हम कुछ चीजें उनसे परचेज कर रहे हैं, कुछ चीजें अपनी उनको वहां पर सेल कर रहे हैं। ये तो हो रहा है, दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। आज यहां पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन हो रहे हैं। मतलब आज अमेरिका का समाज और भारत का समाज आपस में जुड़ गया है। अब वहां ये क्रिकेट क्या है? ये क्रिकेट आज से 200 साल 400 साल पहले होते थे। आज यहां पर स्पोर्ट्स के मैदान पर, आप लिटरेचर के मैदान में देखिए, आप जो है फिल्मों के फील्ड में देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहे हैं, मिलकर कोऑपरेशन कर रहे हैं। यहां पर
नासा और इसरो मिलकर जो है ज्वाइंट वेंचर लेकर चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? दुनिया एक दूसरे के नजदीक आ रही है, तो इस चीज को हम कैसे नजरअंदाज कर दें? हम अगर कोई ये कहे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब बस निरंतर युद्ध 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 और यही है, तो ऐसा नहीं है। आज दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। आज दुनिया के कई संगठन हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है, ऐसा नहीं है कि उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। आज मुद्दे क्या है? पर्यावरण के मुद्दे आज दुनिया में महत्वपूर्ण है। आज मुद्दे मानवाधिकार के महत्वपूर्ण है। विश्व बदल रहा है और मुद्दे भी बदल रहे हैं। आज आतंकवाद जैसे विषय, आज लैंगिक न्याय जैसे विषय वह दुनिया में यहां पर आ रहे। यानी कहने का मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध परंपरागत तरीके से अब बदल चुके हैं। समकालीन समय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बहुत विस्तार हो चुका है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने के क्रम में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। केवल सुनी सुनाई चीजें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर यह हमारे सतही ज्ञान को बताती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे, कहानियां बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जब इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं तो 2-4 क्लासेस के बाद गारंटी ये है कि आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे। आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे कि अगले 5 साल में भारत चीन के रिश्ते कहां जाने वाले हैं। आप बताना शुरू करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कहां जाने वाले हैं। ये प्रिडिक्शन इसलिए क्योंकि यह एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, यह एक वैज्ञानिक जो है विषय है, और इस वैज्ञानिक विषय को पढ़ने के अलग अलग तरीके, इन्हीं अप्रोचेस की तो हम बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये अप्रोचेस एक नहीं अनेक हैं, तो ये अलग अलग अप्रोचेस कब कैसे क्यों आए, यही तो हमारा सवाल यहां पर बनेगा। तो ये जो अध्ययन यहां पर है, ये अध्ययन जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में 168 हो गया 20 ओवर में, ठीक है, तो ठीक है, इतना स्कोर तो ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, हाँ ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में, हाँ ठीक है ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और अगला विश्व युद्ध संडे को है। यहीं से एकेडमिक डिस्कशन शुरू होता है। इसके पहले तो कहानी किससे थी? अंतरराष्ट्रीय राजनीति। एकेडमिक रूप में अगर हम कहें तो एकेडमिक डिस्कशन प्रारंभ हुआ पहले विश्व युद्ध के बाद। अब ये कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से उपागम आप पढ़ने जाने वाले हैं, ये यहां पर हम देखते हैं। हम जो पढ़ेंगे यहां पे, पहला एक तो हम पढ़ेंगे कल्पना लोकी उदारवाद, यूटोपियन लिबरलिज्म। ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे यथार्थवाद, ये यहां पर किस तरीके से देखते हैं। फिर यहां पर नव उदारवाद, फिर हम लोग देखेंगे नव यथार्थवाद, और अंत में देखेंगे कई वैकल्पिक दृष्टिकोण आए हैं, जिनमें समाजशास्त्रीय उपागम से लेकर तमाम उपागम हैं, जिनको आज समकालीन उपागम के रूप में हम देखते हैं। तो हमको एक एक करके कई उपागम यहां पर देखने हैं। तो इन उपागमों को हमें पढ़ना है। मार्क्सवादी उपागम भी इसी में हम लोग यहां पर देखेंगे, मार्क्सवादी उपागम भी। लेकिन पहले हम लोग शुरू करेंगे कल्पना लोकी उदारवाद से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के बाद सबसे पहला विचार जो आया था वह कल्पना लोकी उदारवाद के रूप में आया। दूसरा बहस आया, जैसे ही कल्पना लोकी उदारवाद खत्म हुआ, यथार्थवादी उपागम आया। ये एक क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कैसे कैसे एक दूसरे के साथ विचार आए। इनमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कल्पना लोकी, यहां पर उदारवाद। ये कैसे आया, क्यों आया, क्या इसका विचार था, अब इसको देखते हैं। अगर हम कल्पना लोकी उदारवाद की बात करें तो हमने कहा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये आया। क्यों आया था, पहले यहां पर देखते हैं। वाई, पहला सवाल हमारा होगा क्यों, यानी यह जो है कल्पना लोकी उदारवाद का विचार आया क्यों था। असल में प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम थे वो बड़े विनाशक थे। प्रथम विश्व युद्ध के विनाशक परिणाम देखे गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे पहला प्रश्न क्या बनना चाहिए था कि अब कोई विश्व युद्ध न हो, यानी मानव त्रासदी न हो।
तो केंद्रीय विचार यहां पर जो चल रहा था, केंद्रीय विचार जो था, सेंट्रल थीम था कि ऐसी मानवीय त्रासदी को रोका जाए। अब दुनिया विश्व युद्ध न देखे, ऐसी मानवीय त्रासदी रोका जाए, मतलब रोकी जाए, यानी कि ऐसी गलती फिर न हो, ऐसा मिस्टेक जो है दुनिया फिर न करे। तो यहां सवाल क्या आएगा? अब अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे आधारभूत प्रश्न क्या हो आपके दिमाग में होना चाहिए? अगर अब नया विश्व युद्ध न हो तो अगर ये काम करना है तो एकेडमिक अगर आप लोग जो है प्रोफेसर होते तो आप लोग पहला प्रश्न क्या आपके दिमाग में आता? युद्ध क्यों होता है, ये सबसे पहला सवाल आता है। जब तक आप ये नहीं मालूम होगा युद्ध क्यों होता है, तब तक युद्ध को कैसे रोका जाना है ये समझ में नहीं आएगा, यानी रूट में जाना होगा। तो पहला सवाल आया कि युद्ध क्यों होते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पहला प्रश्न क्या आया? युद्ध क्यों होते हैं, या युद्ध की लालसा क्यों होती है, युद्ध से क्या प्राप्त होता है, युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध की लालसा क्यों होती है, यह लालच क्या है, क्यों एक दूसरे से हम भिड़ रहे हैं, क्यों युद्ध कर रहे हैं, रूस क्यों हमला कर रहा है यूक्रेन पर, चीन क्यों ताइवान पर हमला करना चाहता है, या युद्ध से प्राप्त क्या होता है, ये बेसिक प्रश्न यहां पर आएंगे। युद्ध से क्या प्राप्त होता है? अब आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आपका जवाब तो अलग तरीके का रहेगा, लेकिन उदारवादी जो कल्पना लोग के उदारवाद हम कह रहे हैं, उन लोगों का विचार हम लोगों को देखना है। यानी यहां पर हम उदारवादी सिद्धांत का उत्तर देखेंगे। उपागम का उत्तर क्या है, उनका प्रत्युत्तर क्या है, या प्रत्युत्तर, या ठीक है आंसर उनका क्या है, रिस्पॉन्स या उत्तर। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या मानते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध से क्या प्राप्त होता है, युद्ध की लालसा क्यों होती है? मतलब संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, अपनी सीमा विस्तार के लिए, ठीक है। इनका क्या कहना था वो देखते हैं। इनका मानना था कि इसका कारण जो है, युद्ध सामान्य रूप में हर कोई नहीं चाहता है, युद्ध एक खास किस्म के लोग चाहते हैं जो अधिनायकवादी होते हैं, मतलब जिनके अंदर नियंत्रण करने का एक ललक होता है। हर कोई युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध वो लोग चाहते हैं जो स्वभाव से स्वेच्छाचारी, निरंकुश स्वभाव के, तानाशाही स्वभाव के होते हैं। यानी युद्ध जो है वह इसलिए होता है कि आपके यहां का नेतृत्व कौन कर रहा है, जो लीडर है अगर वह निरंकुश और तानाशाह है तो वहां पर युद्ध होकर रहेगा, आप नहीं रोक सकते। यानी किम जोंग अगर वहां पर शासक है तो युद्ध होगा, और अगर अमेरिका में बाइडेन है और एक लोकतांत्रिक सरकार है तो युद्ध नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है? इनका जो सवाल था, इनका जो जवाब है, युद्ध क्यों हो रहा है, इन्होंने जो खोजा, इनको जो पता चला कि युद्ध असल में जो लीड कर रहा है वह कैसा है, वह अगर तानाशाह है तो युद्ध वह करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कहीं पर वह डेमोक्रेटिक जो है तरीका है, वहां पर युद्ध नहीं होंगे। यानी इसका कारण इन्होंने कहा, इसका कारण अधिनायकवादी नेता, अधिनायकवादी नेता और सैन्यवादी राज्य, मिलिट्री स्टेट, जिन्होंने अपने राज्य को ही सैन्यवादी बना दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन अधिनायकवादी नेता और कौन राज्य थे? तो उसमें इन्होंने कहा प्रथम विश्व युद्ध किसने किया था? जर्मनी, मूल जिम्मेदार जर्मनी था, दूसरा स्पेन और तीसरा तुर्की, और ये सब अधिनायकवादी थे, ये सब अधिनायकवादी और तानाशाह थे। इन राज्यों पर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं था, ये ऐसे राज्य थे, इन राज्यों पर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं था, डेमोक्रेटिक कंट्रोल यहां पर नहीं था। और डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब यहां पर समझिए, जैसे अगर हम भारत की बात करें और भारत की सरकार ये बोले कि अब हम जो है युद्ध करना चाहती है चीन के साथ, हम युद्ध करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, किसी भी XYZ कंट्री के साथ, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को समर्थन मिलेगा?
यहां पर जनता का समर्थन मिलेगा? बहुत से लोगों को लगता है कि मिलेगा, नहीं। असल में जब आप भावुक होते हैं तब आपका रिएक्शन अलग होता है, और जब व्यवहारिक होते हैं तो आपका रिएक्शन अलग होता है। भावुक होंगे, पाकिस्तान पर सरकार ने कहा हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, आप कहेंगे इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन जब आपके घर से हर व्यक्ति को निकाला जाएगा और सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया जाएगा, तब आप सेना में युद्ध लड़ने जाएंगे? आप अभी बोल रहे हैं कि युद्ध अच्छा है, लेकिन जब आपके पर हर घर से 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है वो सेना में भर्ती कराना शुरू कर दिया जाएगा, जब महंगाई चरम पे हो जाएगी और आप अपने घर वालों को खाना खिलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जब भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, तो वही जनता कहेगी युद्ध हमें मंजूर नहीं। यानी यहां पर आज की दुनिया में युद्ध मंजूर नहीं होते हैं जनता से अगर पूछा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा खामियाजा वह आम जनता को उठाना पड़ता है। जो लोग राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, प्रधानमंत्री भवन में बैठे हैं, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आम जनता युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को झेलती है, वो परेशान होती है। तो युद्ध जनता नहीं चाहती, मतलब इनका जो मानना है, इनका यह कहना है कि ऐसे में यहां पर जहां लोकतंत्र होता है वहां पर सरकारें युद्ध नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर वो युद्ध करेंगी तो वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव में उनको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसीलिए जॉर्ज बुश के बाद वहां अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा। वजह क्या थी? वहां पर जॉर्ज बुश थे रिपब्लिकन और उन्होंने तमाम युद्ध किए। अफगानिस्तान पर हमला कौन किया? जॉर्ज बुश ने किया। इराक पर हमला किसने किया? जॉर्ज बुश ने किया। उनके खिलाफ बराक ओबामा ने अभियान चलाया। उन्होंने वहां पर बताया कि हमारे अमेरिकन लोग वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शहीद हो रहे हैं, और पूरे अमेरिका में आंदोलन चला इस पर बड़े स्तर पर कि हमारे लोगों को वहां से निकाला जाए। हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन लोग जाकर अफगानिस्तान के लिए अपनी अपनी जान को वहां पर दें, सीरिया में जाएं, इराक में जाएं, वो नहीं चाहते थे। यानी अगर लोकतांत्रिक नियंत्रण है तो युद्ध विकल्प नहीं होगा। तो युद्ध कौन कर रहा है? आज भी अगर देखा जाए, युद्ध कौन कर रहा है? युद्ध कर रहा है रूस। युद्ध कौन कर रहा है? चीन। युद्ध कौन करेगा? उत्तर कोरिया। आक्रामक कौन दिख रहा है? ये देश दिख रहे हैं। क्या यहां पर ब्रिटेन युद्ध की बातें करता है? क्या फ्रांस जर्मनी युद्ध की बातें करता है? भारत युद्ध की बातें करता है? युद्ध की बातें कौन कर रहा है? भारत के ऊपर 3 बार 4 बार युद्ध हुए, तो हमले हुए, किसने किया? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान में क्या था उस वक्त? सैन्य शासन। यहां पर समझने वाली बात, इनका कहना है कि अधिनायकवादी नेता और सैन्यवादी राज्य यह युद्ध के कारण होते हैं, क्योंकि इन राज्यों पर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं होता है, और इसलिए इनके द्वारा ऐसे विध्वंसक निर्णय लिए जाते, ऐसे विध्वंसक निर्णय लिए जाते, इन्हें कोई डर नहीं रहता है। जबकि दूसरी तरफ इनका कहना है कि जो युद्ध करने वाले देश हैं, जब वो युद्ध पर आतुर हो जाते हैं, तब जो शांति प्रिय देश होते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तब वो क्या करते हैं? वो भी उसका जवाब देने के लिए आपस में एक दूसरे को संगठित करते हैं, यानी वो एक गठबंधन बनाते हैं। लेकिन वो गठबंधन इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन्हें युद्ध करना है किसी पर, बल्कि सामने वाले के युद्ध से अपना बचाव करना है, इसलिए वो गठबंधन बनाते हैं। तो इनका यह कहना था कि ब्रिटेन फ्रांस जैसे लोकतांत्रिक देश भी ऐसे में इन राज्यों के विरुद्ध सैन्य गठबंधन बनाते, और यहां पर जो है, जैसे अगर प्रथम विश्व युद्ध में देखा जाए तो 2 गुट यहां पर थे। प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप देखेंगे, एक मित्र राष्ट्र था और एक जो है यहां पर धुरी राष्ट्र था। तो ये जो है यहां पर चाहते थे। अब सवाल यह है कि इसी समय उदारवादी सिद्धांत आया। ये मामला ये आ गया कि युद्ध क्यों होते हैं, ये तो समझ में आ गया।
तो उदारवादी सिद्धांत यहीं से निर्मित हुआ, लेकिन इसको कल्पनालोकी उदारवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर बात करेंगे। पहले समझते हैं उनके मूल विचार कि क्या इनका सलूशन क्या है। यानी कल्पनावादी जो यहां पर जो है कल्पनालोकी उदारवाद की मूल्य मान्यता, इनका क्या बेसिक बिलीफ यहां पर था। इनका कहना था कि संपूर्ण विश्व में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया जाए। जितना लोकतंत्र फैलेगा युद्ध की संभावना उतनी सीमित होती जाएगी। उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि इससे भविष्य में युद्ध को रोका जा सकता है। भविष्य के युद्ध को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता, किया जा सकता। अब एक चीज और समझिएगा, ये इनका मूल जो है यहां पर मान्यता था। पहला जो मूल मान्यता इनका था। अब जब ये यहां पर बात आई तो ये बहुत तेजी के साथ इसका जो है प्रभाव बढ़ा। उदारवादी जो मान्यता थी इसका प्रभाव पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ा। तो एक सवाल उठा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरफ यह जो काल्पनिक उदारवाद था इसका इतना बड़ा प्रभाव क्यों देखा गया। हर जगह लोग बात करने लगे कि ये बात तो एकदम बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही। वजह यह था कि इसे शुरू किसने किया था। इसे शुरू किसने किया था? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रोफेसर वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन एक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि यह विचार उन्हीं के द्वारा दिया गया था कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया जाए। तो यहां से यह विचार इसलिए लोकप्रिय होना शुरू हुआ क्योंकि इस विचार को समर्थन मिला था दुनिया के एक ताकतवर देश का, और उसके साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी अब यहां पर आना शुरू कर दिए थे, इस बात को मानना शुरू कर दिए थे। तो इसलिए जो है यहां पर यह देखा जाने लगा। दूसरा यहां पर क्या था? दूसरा जो है एक और यहां पर विचार था। विचार यह था कि मनुष्य जो है, मनुष्य तार्किक है। यह मानते थे कि मनुष्य तार्किक है और इनका कहना था कि जब मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेक के अनुसार कार्य करता है, अगर वो रीजन से काम करे, तार्किक होकर अनुसार कार्य करता है, तो सभी के लिए जो है लाभकारी होता है। सभी के लिए लाभकारी होता है। यहां पर देखा जाता है। लेकिन अब एक यहां पर मुद्दा यह था, अभी हम पूरा विस्तार से इस सिद्धांत को नहीं बता रहे, अभी इस सिद्धांत को बहुत विस्तार से देखना है। ये तो केवल हम शुरुआत बता रहे हैं कि आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें आई। तो पहला जो विचार आया वो वुडरो विल्सन का आया, और वुडरो विल्सन ने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति, इसमें अगर हमें सबसे पहला अध्ययन करना है तो युद्ध को रोकने पर। इसके लिए प्रयास क्या इन लोगों ने किए? प्रयास भी किए, ऐसा नहीं था कि इसके लिए प्रयास नहीं हुआ। प्रयास क्या हुआ? इनका कहना था वुडरो विल्सन द्वारा शांति के लिए, फॉर पीस, 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। और दूसरा,
लीग ऑफ नेशन के गठन का विचार दिया गया। लीग ऑफ नेशंस के गठन का विचार कि हम लोग आपस में मिलकर सहयोग करेंगे तब दुनिया में जो है सब बेहतर हो सकता है। ये यहां पर वुडरो विल्सन ने पहली बार कहा था कि लोगों को आत्मनिर्धारण का अधिकार यानी अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, हर जगह लोकतंत्र आना चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि यह काल्पनिक विचार था, यही इसकी दुविधा थी। लेकिन यह कल्पना लोगी था, और कल्पना लोगी क्यों था, पहले इसको थोड़ा सा समझिए। जब वुडरो विल्सन ने यह कहा कि लोकतंत्र फैलेगा तो दुनिया में क्या आएगा, शांति वहां पर आ जाएगी, और यहां पर जो है सहयोग समझौते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगेंगे, सब बेहतर हो जाएगा। और हुआ क्या, पहले विश्व युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उभार हो जाता है, जर्मनी में नाजीवाद का उभार हो जाता है, स्पेन में अधिनायकवादी शासन आ जाता है, जापान में अधिनायकवादी शासन आ जाता है। जो शांति की बातें की जा रही थी, सहयोग की बातें की जा रही थी, वह 20 सालों के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के रूप में परिणित हो गई। तो यहां पर कुछ विचारक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, यह विचार जो है यह कोई महत्वपूर्ण विचार नहीं है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र आया था, यहां पर स्पेन में लोकतंत्र आया था, इटली में लोकतंत्र आया था, लेकिन इसके बावजूद वह लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र की स्थापना कर दीजिए, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग संधि समझौते करने शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। क्यों नहीं बदलने वाला है? इन विचारकों ने कहा कि ये काल्पनिक बातें हैं कि मनुष्य बड़ा विवेकशील होता है, मनुष्य मूलतः सहयोग करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य करता क्या है, करना क्या चाहता है। लोग कहते हैं ना कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, मूलतः इंसान बड़ा अच्छा होता है, लेकिन परिस्थितियां परिवेश ऐसी होती हैं कि वह गलत करना शुरू कर देता है। हमारा चिंतन इस बात का नहीं है कि वह क्या क्या होता है, हमारा चिंतन है वो क्या करता है। और मूलतः हम जब सामने देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार, हम हिंसा, हम संघर्ष देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं उसका हम अध्ययन करें ना, कि जो होता है या हो सकता है, अनुमान की बात हम क्यों करें। यानी इन विचारकों ने कहा कि हम हैं यथार्थवादी, ये हैं कल्पनावादी, ये केवल काल्पनिक बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि दुनिया अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, हम आपको रियलिटी बताते हैं। इन्होंने रियलिटी क्या बताया, यथार्थवादियों ने, इन्होंने, और क्यों बताया था, यह विचार आया क्यों था, यह काल्पनिक उदारवाद क्यों आया था, पहले विश्व युद्ध के बाद, और यथार्थवाद क्यों आया, पहले विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद और फांसीवाद के उदय के कारण। नाजीवाद और फांसीवाद का उदय और दूसरे विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि बन गई थी, और दुनिया एकदम से जो है भयावह वहां पर स्थिति बन चुकी थी। यथार्थवादियों ने कहा कि असल में मूल समस्या वह मनुष्य में। उन्होंने कहा कि यह जो राष्ट्र राज्य होते हैं ना, ये सब मनुष्यों से ही तो मिलकर बने हैं। एक देश चला कौन रहा है, मनुष्य ही तो चला रहे हैं। इसलिए अगर मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन कर लिया जाए तो हम यहां पर बता सकते हैं कि उस देश का शासन कैसा होगा। और मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन जब इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा मनुष्य स्वभावतः ऐसा व्यक्ति होता है जो शक्ति चाहता है, साम्राज्य चाहता है, जो हमेशा उसके अंदर एक लालच होता है कि वह अपना नियंत्रण, अपना प्रभाव दूसरों पर बढ़ाना चाहता है। यह मानव का मूल स्वभाव है। और इन्होंने कहा कि अगर यह मानव का मूल स्वभाव है तो यह प्रत्येक राज्य का स्वभाव होगा, आप युद्ध नहीं रोक सकते। यहां पर इनका निष्कर्ष यह लगाया, इन्होंने कहा कि दुनिया में हमेशा हर देश शक्ति के लिए वह दूसरों के साथ संघर्ष करेगा, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों पर वह हमला करने का प्रयास करेगा। तो इनसे पूछा गया कि फिर इस तरीके से दुनिया आप कैसे देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष, दुनिया हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष करती रहती है। रूस क्या कर रहा है यूक्रेन के साथ, इसलिए नहीं कि पुतिन अधिनायकवादी है, आखिर जॉर्ज बुश लोकतांत्रिक थे ना, लेकिन इराक पर हमला किए, क्यों हमला किए, क्योंकि जॉर्ज बुश को यह था कि हमारा नियंत्रण इराक पर होना चाहिए, अपना साम्राज्य वहां पर बढ़ाना चाहते थे। अभी भारत को यह आश्वासन मिल जाए, मोदी जी को आश्वासन मिल जाए कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, चीन कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, फिर देखिए भारत अगले दिन हमला कर दे वहां पर। भारत जो है वह जानता है कि हम पाकिस्तान से केवल अकेले लड़ने नहीं जा रहे, फिर ये लड़ाई कहीं और की निकल जाएगी, तो भारत रुका हुआ है। तो यहां लोकतंत्र और अधिनायकवाद इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति जो है वह नियंत्रण चाहता है, प्रभुत्व चाहता है, आधिपत्य चाहता है, और यही आकर्षण जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर बना रहता है।
तो मतलब यह था कि ये काल्पनिक या कल्पना लौकिक क्यों थे। अब बंद कर दीजिए, हाथ से निकल चुका है, ठीक है। कल्पना लौकिक क्यों है, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि नाजीवाद फांसीवाद लोकप्रिय को लोकप्रियता मिलती गई, मतलब विल्सन के लोकतांत्रिक सभ्यता के प्रसार की आदत धूमिल हो गई, लोकतांत्रिक सभ्यता के प्रसार की आशा धूमिल होती गई। और ये जो उदारवाद कहा जा रहा था, ये भी कोई मॉडल नहीं थे। उदारवादी राज्य भी लोकतांत्रिक रोल मॉडल नहीं थे। क्यों लोकतांत्रिक रोल मॉडल नहीं थे? ये भी अच्छे नहीं थे। क्यों बताइए? बस मतलब आप कह रहे हैं कि हम सभ्य हैं, उदार लोकतंत्र बड़ा अच्छा होता है, लोकतंत्र के लोग जो होते हैं वह युद्ध नहीं करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप जाके उपनिवेशों का शोषण कर रहे हैं। तो जो यहां पे, तो इन्होंने कहा कि ये सब कहानी है, अलग अलग तरीके से सब कोई शक्ति ही चाह रहा है, उपनिवेशों पर नियंत्रण। यहां पर फिर लीग ऑफ नेशन भी सफल नहीं हो पाया। तो इनकी बातें तो पूरी तरीके से जो है काल्पनिक ही तो थी, और इसीलिए काल्पनिक उदारवाद जो है उसके प्रतिक्रिया में दूसरी विचार आई, और उसका नाम क्या था? यथार्थवाद। यह धारणा 1930 के बाद आई। 1930 के बाद उदारवादी धारणा प्रभावी नहीं रही, प्रभावी नहीं रही, और इसकी आलोचना एक राजनीति वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, E.H. कार द्वारा की गई। इन्होंने कहा, E.H. कार साहब ने, इन्होंने कहा ये जो उदारवादी लोग हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इतिहास ही नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो गलत तरीके से पढ़ा है। इन्होंने कहा कि ये जो सहयोग और शांति की बातें हैं, ये नहीं है इतिहास। मानवता का तो पूरा इतिहास युद्ध और संघर्ष का इतिहास रहा है। यथार्थ यह है कि संघर्ष ही संघर्ष होते हैं। तो इनका यह कहना था यहां पर कि इनके अनुसार, यानी E.H. कार के अनुसार, इनके अनुसार उदारवादी विचारकों ने इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से पढ़ा है, गलत तरीके से पढ़ा है, और ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को समझने में असफल है, कि प्रकृति को समझने में असफल है। क्यों? ऐसा क्यों इन्होंने E.H. कार ने कहा? क्योंकि विश्व में सहयोग और शांति नहीं, विश्व में सहयोग व शांति नहीं, बल्कि राज्यों के मध्य निरंतर संघर्ष होते हैं। यहां तो केवल और केवल निरंतर संघर्ष होते हैं। तो इनका यह कहना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो कुछ देश दूसरों से बेहतर होते हैं,
कहां से विवाद शुरू होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कुछ देश दूसरों से बेहतर होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि दो तरीके के राज्य होते हैं दुनिया में। इनका कहना था दो तरीके के दुनिया में राज्य होते हैं, एक होता है प्रिविलेज्ड स्टेट और एक होता है नॉन प्रिविलेज्ड स्टेट। जैसे आज की दुनिया में प्रिविलेज्ड स्टेट कौन है? अमेरिका है, चाइना है, भारत है, रूस है, ये सब प्रिविलेज्ड स्टेट है। नेपाल को क्या रखेंगे, भूटान को क्या रखेंगे? अनप्रिविलेज्ड। अब ये जो देश हैं जो विशेषाधिकार संपन्न है, वो तो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका विशेषाधिकार बना रहे, उसमें किसी तरीके का बदलाव ना आए। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा देश जो बहुत कमजोर सा छोटा सा देश है वो उभार करता है, तो ये जो विशेषाधिकार संपन्न देश है उसको दबाना चाहते हैं। जैसे अगर भारत अभी ताकतवर बनना शुरू कर दे और अमेरिका के लिए खतरा बनना शुरू कर दे, तो अमेरिका क्या चाहेगा? भारत कमजोर हो। चीन आगे बढ़ना शुरू किया तो अमेरिका तो पहले दिन से चाह रहा है कि चीन कमजोर हो। तो ये हमेशा चाहेंगे। और जो गैर विशेषाधिकार संपन्न देश हैं, यानी चीन क्या चाहता है? अमेरिका को रिप्लेस करना, यही तो चाहता है। तो दुनिया ऐसे ही चलती। कुछ लोग प्रिविलेज्ड आज हैं और अनप्रिविलेज्ड कुछ लोग हैं। कल को कुछ लोग जो अनप्रिविलेज्ड हैं वो प्रिविलेज्ड होना चाहेंगे और जो प्रिविलेज्ड हैं वो कहीं ना कहीं अनप्रिविलेज्ड होते जाएंगे, और इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये हमेशा होता रहेगा, इनका ये मानना था। मतलब विशेषाधिकार संपन्न राज्य हैं और गैर विशेषाधिकार प्राप्त विशेषाधिकार संपन्न राज्य। ये दोनों जो हैं, एक क्या चाहता है? यथास्थिति, जैसी स्थिति है एज इट इज बनी रहे, और एक चाहता है परिवर्तन, कि परिवर्तन वहां पर हो, परिवर्तन वहां पर हो। तो ये इनके बीच में आपस में क्या होता रहता है? संघर्ष। इनके बीच में आपस में संघर्ष होता रहता है। अब आइए दूसरे विचारक, वही मार्गेंथाउ की मान्यता क्या थी? अभी इन सबको बहुत विस्तार से पढ़ना है। अभी हम केवल और केवल क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद कल्पना लोग की उदारवादी आए, लेकिन उनका प्रभाव नहीं दिखा। नाजीवाद, फांसीवाद, दूसरा विश्व युद्ध, इसने यथार्थवादियों को लोकप्रिय बना दिया कि ऐसा है कि ये सब रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाला है? मार्गेंथाउ का विचार देखिए, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार मानवीय प्रकृति है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव प्रकृति है, ह्यूमन नेचर। और मानव प्रकृति कैसी है? इनका कहना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। हम लोग क्या हैं? हम लोग स्वार्थी हैं। स्वभाव से हम लोग स्वार्थी, अच्छे नहीं हैं, बेसिकली स्वार्थी हैं, मजबूरी में अच्छे हो जाते हैं, और शक्ति की इच्छा रखने वाले हैं। अब ये आप अपना विचार मत बना लीजिएगा, ये यथार्थवादी कह रहे हैं। सही या गलत अंतिम में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। दूसरा, शक्ति की इच्छा रखने वाले, और बात सही भी है, शक्ति की इच्छा रखने वाले, यानी मनुष्य जो है ऐसा ही होता या आक्रामक होता है, बहुत ही अटैकिंग होता है, एग्रेसिव होता है। इसीलिए इनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है। यहां शक्ति ही लक्ष्य है, शक्ति को ही ये सब कुछ मानते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई विश्व सरकार नहीं है, कोई विश्व सरकार नहीं होती। मतलब जैसे एक देश में शांति है, भारत में शांति क्यों है? मतलब यहां बड़े स्तर पर मारकाट नहीं हो रही है ना। क्यों यहां पे ऐसा है? क्योंकि यहां एक सरकार है आपकी, भारत सरकार, राज्य सरकार, संविधान है, कानून है,
वह सब पर लागू होता है। कोई गलत करता है तो पुलिस है, सेना है, सब यहां पर व्यवस्था है ना। दुनिया में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, दुनिया की कोई सरकार है कि उत्तर कोरिया गलत करेगा तो उसको दंड मिल जाएगा, अमेरिका गलत करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा? क्या दुनिया की कोई सरकार है? विश्व की कोई सरकार नहीं। सरकार राष्ट्रों की होती है। तो सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बस संप्रभु राज्यों का एक समूह है, जहां कोई ऊपर, कोई टॉप पर गवर्नमेंट नहीं है। राज्य जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आप इन राज्यों को व्यक्ति मान लीजिए, मनुष्य मान लीजिए। भारत एक व्यक्ति है, पाकिस्तान एक व्यक्ति है, और अलग अलग व्यक्ति जो है वो क्या चाहते हैं? शक्ति बढ़ाना। ये सब स्वार्थी हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई नहीं है, तो ये जो मन में आए वो करने के लिए तैयार है। तो इनका कहना है कि दुनिया का जो कोई देखने वाला नहीं है, तो जो मन में आए वह राज्य कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई विश्व सरकार नहीं है, बल्कि यह संप्रभु राज्यों की व्यवस्था है। संप्रभु राज्यों की व्यवस्था। इसलिए इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतापूर्ण है, जिसमें कोई नियम कायदा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई नियम कायदा नहीं होता है, यह अराजकतापूर्ण है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतापूर्ण, मान लीजिए कि अभी अपने देश में कोई कानून न हो, तो हम क्या करेंगे? कोई कानून, कोई नियम न हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें जीना है, हमें जीवित रहना है, क्योंकि कोई कानून नहीं होगा तो संसाधनों पर मारा पीटी सब शुरू हो जाएगी, सब कब्जा करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि आप सरवाइव कर जाएंगे? अगर आपके पास पावर है तो आप सरवाइव करेंगे, अदरवाइज दूसरा ताकतवर आदमी आपको आके खत्म कर देगा। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियम है कि अगर भारत ताकतवर बना तब तो जीतेगा, तब तो रहेगा, नहीं तो कोई भी देश आकर इसके ऊपर हमला करके खत्म कर देगा। तो आप ये नहीं वहां पे दुहाई देंगे कि बताइए कितना गलत काम किया है, मानवता के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, ये तर्क नहीं बनते। तर्क ये है कि आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आपको पावर रिगेन करना होगा। तो यहां पर इनका जो सुझाव है कि ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। अब ये तो दो विचार हो गए, एक काल्पनिक उदारवादी हो गए और एक यथार्थवादी हो गए। यथार्थवादियों का कहना है कि क्या करना है? शक्ति अर्जित करना है, यानी प्रत्येक देश क्या करे? शक्ति के अर्जन के लिए प्रयास होना चाहिए। शक्ति के अर्जन के लिए प्रयास, केवल यही विकल्प है। तो यही तो हर देश कर रहा है। जो देश, यूक्रेन कर क्या रहा था? यूक्रेन नाटो में ही तो शामिल होना चाहता था, शक्ति तो अर्जित करना चाहता था। क्वाड के देश आपस में मिलकर क्या करना चाहते हैं? शक्ति का ही अर्जन कर रहे हैं। तो दुनिया अगर देखा जाए तो इनका मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे स्वार्थ है, उसके पीछे स्वार्थ है, और स्वार्थ एक है और वह है शक्ति। अगर आप शक्ति जो है अर्जित नहीं किए तो आप खत्म हो जाएंगे। ये पहला डिबेट था अंतरराष्ट्रीय राजनीति जब शुरू हुई। एक तरफ काल्पनिक उदारवादी और एक तरफ यथार्थवादी। और इस पहले प्रतिस्पर्धा में कौन जीता? उदारवाद जीतना लगता है। उदारवाद आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है जो अभी आपने पढ़ा, या यथार्थवादी विचार? यथार्थवादी विचार आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह दावा करता है कि यह सच है। उदारवादी काल्पनिक है और हम जो बोल रहे हैं वो सच है। तो यहां पर हर देश को यह समझ में आ गया कि अगर हमें सरवाइव करना है तो कूटनीति का कोई मतलब नहीं, हम दूसरे से अच्छे से बात करें। जैसे आप ही लोग बताइए, 1962 में चीन पर हमला हुआ, उसके पहले नेहरू जी जो है वह चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे। आप ही लोग आलोचना करते हैं, आप लोग कहते हैं भारत को जो है उस वक्त अपनी सैन्य शक्ति पर ध्यान देना चाहिए था। ये कौन सा विषय था कि हम जाकर चीन के साथ, क्योंकि हम अच्छे थे और हमारे साथ धोखा हुआ। अगर हम यथार्थवादी होते तो शायद 62 की घटना न होती, हम बचा लिए होते। ये वहां पर जो है बहुत से लोगों का मानना। अब आइए दूसरा बहस देखिए।
ये पहली बहस थी। दूसरी बहस हम लोग यहां से क्रोनोलॉजी में चलते हैं। दूसरी बहस क्या थी? दूसरी बहस थी, एक था नव उदारवाद और बनाम नव यथार्थवाद का। नव यथार्थवाद क्या है ये बहस, एक एक करके समझते हैं। यथार्थवाद उदारवाद दोनों ने अपने आप को बदल लिया। पहले नव उदारवाद को समझते हैं। नव उदारवाद ने अपने को कैसे बदला? तो नव उदारवाद जो है यह 1945 के बाद शुरू हुआ। 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। अब फाइनली मैच देखना बंद कर दिया जाए। 6 ओवर 63 रन बिना विकेट के, कोई मतलब है? अब कोई जीतने का है उम्मीद? अभी भी है? इंग्लैंड है, लगान वसूल करेगी आज। 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर आया। चलिए संडे शांति से गुजरेगा। शीत युद्ध का दौर आया और एक तरफ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष चल रहा था। अमेरिका बनाम सोवियत संघ, दुनिया ये देख रहा था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अमेरिका बनाम सोवियत संघ यहां पे चल रहा था। लेकिन 50, 60 और 70 के दशक में दुनिया में एक नया चीज हो रहा था। और वो क्या हो रहा था? 50, 60 और 70 का जो दशक था वो दशक था जब यह देखा जा रहा था कि अब जो है दुनिया में व्यापार बढ़ना शुरू हो गया था। दुनिया में परिवहन के साधन, हवाई जहाज का प्रयोग कब से स्टार्ट हो चुका है? क्या लगता है? 1970 के दशक में स्टार्ट हो चुका था। 1960-70 के दशक में बड़े स्तर पर, उसके पहले हो चुका था, लेकिन 1960-70 के दशक में स्टार्ट हो चुका था। टेलीविजन की क्रांति भी उस वक्त, रेडियो क्रांति, ये सब आ चुकी थी। यानी 90 के बाद तो गति मिली वैश्वीकरण को। सही मायने में दुनिया एक कम होनी शुरू हो चुकी थी। 1960-70 में तेजी के साथ शुरू हो चुकी थी। तो यहां 1950, 60 और 70 के दशक में विश्व में बहुत तेजी के साथ वह लेन देन बढ़ने लगा, परिवहन बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, सब एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। तो यहां पर वैश्विक स्तर पर व्यापार, निवेश, व्यापार, निवेश और संपर्क में वृद्धि हुई। इससे नए संबंधों का विकास हुआ। नए संबंधों का विकास हुआ और सहयोगपूर्ण संबंध होने लगे। सब आपस में मिलजुल कर अच्छा रिश्ता, मतलब एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे। अब इस नई परिघटना की व्याख्या नव उदारवादियों ने किया, क्योंकि उदारवाद और यथार्थवाद की लड़ाई में उदारवादियों के विचारों को यथार्थवादियों ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कट कर दिया कि ये लोकतंत्र और अच्छा सहयोग, शांति, ये सब बकवास चीजें। उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है, दुनिया शक्ति के लिए संघर्ष है। लेकिन अब जो है, जो नए विचारक आए थे जिनके ऊपर उदारवाद का प्रभाव था, लेकिन ये उदारवाद अलग तरीके का था। जो पुराने उदारवादी थे उनको कल्पनालोकी कहा जाता था, क्योंकि उनकी बातों में वैज्ञानिकता नहीं थी। ये जो नए उदारवादी थे, जिनको नव उदारवादी कहा जा रहा था, ये थोड़ा वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे और वैज्ञानिक तरीके से अपनी बातें यहां पर लेकर आ रहे थे। तो नव उदारवादियों द्वारा इस प्रकार निर्मित हो रहे संबंधों की यथार्थपरक व्याख्या की गई। यथार्थपरक व्याख्या की गई मतलब दो चीजें इनमें देखा गया। ये
पुराने उदारवादियों की भांति प्रगति और परिवर्तन में विश्वास करते थे कि दुनिया में अच्छाई आ सकती है। प्रगति और परिवर्तन की संभावना में इनका विश्वास था कि दुनिया में अच्छाई आ सकती है, यानी शांति और सहयोग पर आधारित दुनिया, ये मानते थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? आदर्शवाद का त्याग कर दिया। इन्होंने जो भी बातें कही वो बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर, इन्होंने नए संबंधों की व्याख्या शुरू कर दी। नए संबंधों की व्याख्या यहां पर करनी शुरू कर दी। और ये कैसे इन्होंने किया? क्या इन्होंने ऐसा किया जिससे इनकी बातें साबित हुई? वैज्ञानिक अध्ययन। जैसे अब इसको धीरे धीरे समझते हैं कैसे इन्होंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उन्होंने एक विचार दिया। विचार क्या दिया? कि दुनिया में जो सहयोग है और शांति है ये होती है, और सहयोग और शांति बिल्कुल यथार्थ है। ये जो यथार्थवादी कह रहे हैं दुनिया हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए संघर्ष, ये बेबुनियाद है। इनका कहना था कि लेकिन शांति और सहयोग के लिए परिस्थिति होती है। वह परिस्थिति क्या है? इन्होंने कहा अगर एक किसी क्षेत्र में सहयोग शुरू हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरे, तीसरे, चौथे क्षेत्र में पड़ना शुरू हो जाएगा। इनका यह मानना था कि अगर दो देशों के बीच आर्थिक स्तर पर लेन देन बढ़ जाए और दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाए तो इसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी पड़ता है। यानी कि वो एक दूसरे से युद्ध में टकराना नहीं चाहे। जैसे भारत और चीन, दोनों के बीच में 125 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। 125 बिलियन डॉलर का। न चीन चाहेगा कि वह भारत के साथ युद्ध लड़े और न भारत चाहेगा कि वह चीन के साथ युद्ध लड़े। अमेरिका और चीन के बीच में 500 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। आपस में तनाव चाहे जितना अधिक हो, लेकिन आर्थिक संबंध कुछ इस तरीके के हैं कि जहां राजनीतिक स्तर पर भी वो आपस में सहयोग करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। तो इन्होंने इस नए संबंधों की व्याख्या की और इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया यूरोप के एकीकरण का। 50 के दशक में जो यूरोपीय देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उनमें पश्चिमी यूरोप में एकीकरण की प्रवृत्ति देखी गई। पश्चिमी एकीकरण की प्रवृत्ति देखी गई और इस बात को कोहेन और नाई, आगे इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। कोहेन और नाई का यह कहना था कि एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्र में सहयोग का आधार बनता है। दूसरे क्षेत्र में सहयोग का आधार बनता। तो अब सवाल यह था कि यह कैसे जो है यहां पे हो रहा था, एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्र में कैसे? इसके भी कई अलग अलग तरीके इन्होंने बताए। हम 4 तरीके यहां पर देखेंगे जिससे हम समझेंगे कि नौ उदारवादी कितने व्यवहारिक थे, कितने यथार्थवादी थे, और यह विचार आज कितना प्रासंगिक है इसको भी आप समझ पाएंगे। पहला विचार है समाजशास्त्री उदारवाद, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। समाजशास्त्री उदारवाद, इस विचार को जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस। अब इनका क्या कहना था? इनका कहना था, बहुत सिंपल सी बात इनकी थी कि अगर दुनिया के देशों में संपर्क बढ़ जाए, बस संपर्क किसका? सरकारों का नहीं, समाज का। भारत के लोग अमेरिका और अमेरिका के लोग भारत आना शुरू कर दीजिए, भारत के लोग चीन, चीन के लोग भारत आना शुरू कर दें। आप देखिए कि अगर समाज का संपर्क बढ़ना शुरू होगा तो सरकार अपने आप एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर जाएगी। ये एक अलग तरीके की बात यहां पर लेकर आ रहे थे और यह बात में काफी दम है। आज के समय में अगर आप देखिए तो
किन देशों के साथ संबंधों में तनाव बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, जहां की जनता भी उसी तरीके का दृष्टिकोण रखती है। जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को लेकर भारतीयों का जो दृष्टिकोण है वो बहुत नकारात्मक है। चीन को लेकर भारतीयों का दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक है। अमेरिका को लेकर सो है, रशिया को लेकर अच्छा है, जापान को लेकर ठीक है। तो जिनके साथ आपका दृष्टिकोण अच्छा है, जिनके साथ आपका लेन देन है, आप आते जाते हैं जिनके साथ, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं। यानी हमें अगर रिश्ते सुधारने हैं तो हमें केवल समय देना होगा। समय किस तरीके का कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का बॉर्डर खुलिए, आप यहां पर हिचक करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको पाकिस्तान और भारत की आवाम को एक दूसरे से मिलने देना होगा। और राजनीति एक अलग प्रक्रिया है, वो अलग प्रक्रिया के रूप में चलता रहे। अगर आवाम एक दूसरे से मिलती रहेगी तो वहां पर जब भी लोकतंत्र मजबूत होगा तो वह भारत के साथ बेहतर रिश्ते की बात करेगा। लेकिन अभी क्या है कि वहां की आवाम को भी, वो भारत विरोधी आवाम है, तो वहां की जो सरकार आती है वो पहला एजेंडा लेकर आती है कि भारत का विनाश, तो वो वहां पे हिट है। वहां पे ऐसी सरकार को जो है बहुत लोकप्रियता मिलती है। तो कहने का मतलब है कि कार्ल ड्यूस का जो कहना था कि राज्यों के मध्य अंतः संपर्क में वृद्धि से साझे मूल्य और पहचान का विकास होगा। अगर एक दूसरे से हम एक दूसरे से रिश्ते डेवलप करेंगे तो हमारा मूल्य, भारत, अब जैसे भारत के लोग अमेरिका जाते हैं तो योगा वगैरह सब लेके जा रहे हैं, वहां अमेरिका का मूल्य यहां पे आता है, तो ये इससे शांति और सहयोग संभव है। युद्ध अपने आप रुक जाएगा, ये इनका मानना था। यानी समाज के बीच में संबंधों को बढ़ाया जाए, पारराष्ट्रीय संबंधों को यहां पे बढ़ाया जाए। ये पहला है समाजशास्त्री उदारवाद। अभी विस्तार से देखना, इसमें कई विचार हैं, ये एक सिंपल हमने बात बताई। दूसरा है अंतर्निर्भर उदारवाद। ये क्या कहता है? इसको जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था कोहेन और नाई। कोहेन और नाई, इनका कहना था कि एकीकरण से सहयोग आता है। एकीकरण का मतलब इंटीग्रेशन। इन्होंने कहा एकीकरण से जटिल अंतर्निर्भरता का विकास होता है। एकीकरण से सहयोग क्यों होता है? क्योंकि अगर एकीकरण होगा तो जटिल अंतर्निर्भरता का विकास होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। एकीकरण का मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, आपकी संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति एक दूसरे से मिले। इन्होंने इस जटिल अंतर्निर्भरता को बताया कैसे, इसको देखिए। इन्होंने कहा एक तो आप क्या काम कर सकते हैं, जो परंपरागत अंतरराष्ट्रीय राजनीति परंपरागत रूप में क्या थी? युद्ध की संभावना, युद्ध पर विचार करते थे, तो युद्ध के लिए तैयारी होते थे। तो उन्होंने कहा अब सैन्य बल पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, सैन्य बल पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी भी देश को, बल्कि आर्थिक संबंधों पर बल देना चाहिए। तो इनका विचार था कि आर्थिक संबंध राजनीतिक संबंधों को बेहतर कर सकते हैं, पर बल देना चाहिए। क्योंकि सैन्य बल पर सहयोग करेंगे दोनों पक्ष को नुकसान होगा। युद्ध अगर आप करेंगे, चीन भी सेना खड़ा करता जा रहा है, भारत भी सेना खड़ा करता जा रहा है, एक तो दोनों का पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा है, और दूसरा कि कल को युद्ध की संभावना भी बन रही है, तो दोनों पक्ष को नुकसान यहां पर होगा। लेकिन अगर आर्थिक संबंध पर बल दे रहे हैं तो दोनों पक्ष को क्या होगा? दोनों की जरूरतें पूरी होंगी, दोनों पक्ष को लाभ। जैसे भारत और चीन के व्यापार में लाभ किसको है? सीधे बोल दिया आपने, चीन को। ज्यादा लाभ आपको है। सोचिए अगर चीन न होता आपके यहां, तो जो भारत की जनता जो है ये 10,000 रुपए का मोबाइल लेके घूम रही है, ये इस तरीके से स्थिति नहीं आती।
आप 5-5 हजार, 2-2, ये हर एक लोगों के हाथों में जो मोबाइल है या जो भी संसाधन है वो लोगों के हाथों में पहुंचे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुंचे, उसमें सबसे बड़ा योगदान तो चीन का है, सस्ती वस्तुएं। तो ये आपका मानना है कि नहीं, चीन के साथ व्यापार में तो चीन को लाभ हो रहा है, आप क्यों नहीं उस लाभ को नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वो सस्ती वस्तुएं आपको अगर नहीं मिल रही होती तो आप महंगी, उससे कहीं अधिक पैसा देकर आप मंगाते अमेरिका से, और आपका जो समाज है दो भागों में बढ़ जाता, गिने चुने लोगों के पास विलासितापूर्ण वस्तुएं होती और बाकी का जो जनता था वो जानता भी नहीं मोबाइल क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है। आज कम से कम तकनीक का विकेंद्रीकरण तो हुआ है, हर किसी के हाथ में वो सारी चीजें यहां पर हैं। तो ये एक उपलब्धि, तो ये कहने का मतलब है दोनों पक्ष को लाभ होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष को लाभ होता है, किसी को अधिक किसी को कम, लेकिन लाभ होता है दोनों को। ऐसा अंतर निर्भर उदारवाद का मानना है। जिन्होंने कहा युद्ध वगैरह नहीं, सैन्य वगैरह नहीं, व्यापार बढ़ाओ। एक ने कहा समाज के बीच रिश्ते बनाओ, एक ने कहा व्यापार बढ़ाओ। तीसरा है संस्थागत उदारवाद। संस्थागत उदारवाद, इन लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं विश्व में शांति और सहयोग, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से विश्व में शांति और सहयोग संभव है। कैसे? इन्होंने कहा देखिए मूल समस्या क्या है। मूल समस्या यह है कि अगर दुनिया का कोई नियम कायदा नहीं होगा तो दुनिया के देश आपस में भिड़ेंगे। आप नियम बना दीजिए और फिर देखिए उस नियम के आधार पर दुनिया के देश कितना अनुशासित व्यवहार करते हैं। इनका यह मानना है कि एक देश में संविधान होता है, क्या पूरी जनता संविधान का पालन करती है? कुछ अपराधी भी होते हैं, उसमें गलत लोग भी होते हैं, दबंग लोग भी होते हैं, वो गलत कर रहे होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो कानूनों का पालन करते हैं। हम सब कानूनों का, अधिकांशतः लोग कानून का पालन करते हैं। अगर कानून का पालन न कर रहे होते तो यह देश अराजक देश हो गया होता। ठीक उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर चीज का अगर नियम बन जाए, व्यापार का नियम बन जाए, संचार का नियम बन जाए, हर एक चीज के नियम कानून बन जाए, तो दुनिया में युद्ध की संभावना को कम किया जा सकता है, क्योंकि सब अनुशासित तरीके से व्यवहार करेंगे। तो इनका कहना है ये काम तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कर सकती हैं, तो अधिक से अधिक संस्थाओं जो हैं, ये संस्थाएं, इनका कहना है, सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देती, सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत ने इतनी बुरी हार नहीं सोचा होगा। हाँ 10 विकेट से। हाँ अच्छा, संडे को और बुरा लगता है इसलिए आज ही हार जाए, अच्छा है। मतलब ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान से भारत हारता, ये है कॉन्फिडेंस था, सही है। तो ये संस्थाएं सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देती हैं। दूसरा यहां पर जो है, ये नियम आधारित विश्व को बनाती, मतलब विश्व नियम आधारित हो जाता है, नियम आधारित विश्व यहां पर होता। और चौथा अंतिम विचार था गणतंत्रीय उदारवाद का। गणतंत्रीय उदारवाद, अब ये गणतंत्रीय उदारवाद क्या था, अब इसको भी देखिए क्या है। एक विचारक थे माइकल डोल, उन्होंने ये विचार दिया था। ये वही कल्पना लोकी उदारवादियों के तरीके से सोचते थे, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अपने सिद्धांत को अलग तरीके से रखा। माइकल डोल का कहना था कि दुनिया में लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध नहीं होता है, दो लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध नहीं होता। इसके पीछे उन्होंने अपने लॉजिक दिए। उन लोगों ने कुछ बोला नहीं था, इन्होंने लॉजिक दिए। पहला इन्होंने कहा लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र। अब ये जो यूरोप में हुआ था नाजीवाद और फांसीवाद, ये लोकतंत्र नहीं था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखिए, उन्होंने बताया कि दुनिया में लोकतंत्र संभव है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में लोकतंत्र आया, अलग अलग देशों में लोकतंत्र आया। इन्होंने कहा लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? लोकतंत्र में जनता का नियंत्रण सरकारों पर होता है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकारें चुनी जाती है, और अगर सरकार जो है वह जनता के हित के खिलाफ जाकर काम करती है तो अगले चुनाव में उसको जवाबदेह होना पड़ता है। तो इनका कहना था
कि जनता, आम जनता युद्ध नहीं चाहती, क्योंकि युद्ध जब भी होता है तो उसका खामियाजा, उसका खर्चा वह जनता से वसूला जाता है। युद्ध किसके दम पे लड़ा जाता है? आम जनता के दम पे लड़ा जाता है। आपका वेतन कटता है, आपकी योजनाएं खत्म की जाती हैं, आपकी बेबसी पर बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। तो यहां पर युद्ध कोई भी आम नागरिक नहीं चाहता है। तो इन्होंने कहा कि आम नागरिक युद्ध के खिलाफ होते हैं और इस वजह से वहां पर वह चुनाव में सरकारों पर दबाव बनाते हैं कि आप युद्ध नहीं करेंगे। तो एक तो युद्ध इसलिए, दूसरा इनका कहना था कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। लोकतंत्र की खासियत क्या है कि वह कई लोग वहां मिलकर निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में भावावेश में आकर निर्णय नहीं, किम जोंग बैठे हैं, अचानक मन में आया कि जो होगा देखा जाएगा, चलो युद्ध करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन बाइडेन अगर सोचेंगे तो वहां पर कमला हैरिस कुछ बोल सकती हैं, अगर वो नहीं बोलेंगी तो कोई और बोलेगा, वो नहीं तो कोई और बोलेगा। हमारे यहां मोदी जी बोल दें कि हम पाकिस्तान से हमला करने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी तो बोलेंगे कम से कम ये गलत है, विपक्ष तो बोलेगा, आम नागरिकों में भी ये बातें आएंगी। यहां पर जो है बहुत से लोग विरोधी विचार लेकर, लोकतंत्र यही तो, असहमत विचार वहां पर बड़े प्रभावी होते हैं। अगर आप गलती करने जा रहे हैं तो उसका विरोध करने वाले लोगों की संख्या, लेकिन अधिनायकवादी सरकारों में ऐसा नहीं होता है। उत्तर कोरिया में किम जोंग ने कहा हम युद्ध चाहते हैं, तो कौन वैसा व्यक्ति होगा उत्तर कोरिया का जो कहेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए? सब कहेंगे यस बॉस कि बिल्कुल होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इनका यह कहना था कि बस दुनिया में कुछ करना नहीं है, लोकतंत्र लेकर आओ और युद्ध को खत्म कर दो। तो माइकल डोल लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत देते हैं। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों के मध्य युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता, तो ये यहां पे इनका कहना है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया जाता है। शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में मूल्य एक जैसे होते हैं। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो तो एक जैसी होगी ना पूरी दुनिया में। मतलब अगर लोकतंत्र है दुनिया में तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व यही तो होगा। तो सारे देशों के मूल जो विचार हैं वो तो एक जैसी होगा ना। अगर राजतंत्र है तो एक राजा का शासन अलग है, दूसरे राजा का शासन अलग है, तीसरे राजा का शासन अलग है। लेकिन लोकतंत्र है तो अमेरिका में भी वही व्यवस्था होगी, ब्रिटेन भी अध्यक्षात्मक और संसदीय होगी, अलग बात है। लोकतंत्र अगर है तो लोकतंत्र की बुनियादी मूल्य जो हैं, जो अमेरिका में वही तो भारत में होंगे, अलग नहीं होंगे। तो ये इनको आपस में जोड़ता है। लोकतांत्रिक देशों में साझे मूल्य होते हैं। और लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं होती, आर्थिक सहयोग की संभावनाएं होती हैं। फिर यहां पर आते हैं नौ यथार्थवादी। ये तो हो गया नौ उदारवादी। अब नौ यथार्थवादी आते हैं। ये क्या कहते हैं? अब ये कैसे आए? वही जब नौ उदारवाद आएगा तो उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी नौ यथार्थवाद की। अब कैसे कैसे उपागम आते हैं समझिए। आप चूंकि आज 21वीं सदी में रह रहे हैं तो आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों का देखने का नजरिया अलग है। आपको लगेगा वुड्रो विल्सन ऐसा क्यों बोलते थे, मार्गेंथाउ ऐसा क्यों बोलते थे। ये सब अनायास विचार, क्योंकि आज आप सब जानते हैं तो आप अपने विचार को उसी हिसाब से बनाते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले सच्चाई ये थी कि देशों के बीच सहयोग की कोई बात नहीं करता था। देशों के बीच में हमेशा संघर्ष वाले रिश्ते होते थे।
युद्ध वाले रिश्ते होते थे। इसलिए यथार्थवादियों ने जब ये कहा कि दुनिया में युद्ध ही होगा, तब उन्होंने केवल उनको कुछ कहना नहीं था, उन्होंने कहा इतिहास देखो। तो जिसने भी इतिहास देखा युद्ध ही युद्ध दिखा, तो कहा यह बात सही है। और जब काल्पनिक उदारवादियों ने कहा लोकतंत्र, उन्होंने कहा सहयोग, उन्होंने कहा शांति, तो उन्होंने कहा भविष्य की संभावना, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके पास ठोस आधार नहीं थे। जब नौ उदारवादी आए तो उन्होंने ठोस आधार दिया, इन्होंने बताया कि कैसे। वो तो केवल बोल दिए कि दुनिया में लोकतंत्र आएगा और दुनिया में शांति सहयोग संभव हो जाएगा, लेकिन नौ उदारवादियों ने क्या कहा, समाज को जोड़ो, उन्होंने कहा आर्थिक अंतरनिर्भरता लेकर आओ, उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बनाओ, उन्होंने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने तरीका बताया। तो 1950 और 60 के दशक में हमने कहा दुनिया में सहयोग बढ़ चुका था, यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब एक हो रहे थे, एकीकरण हो रहा था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर भी बातचीत वहां पर शुरू हो चुकी थी। तो दुनिया ये देख रही थी कि युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल युद्ध नहीं होते। पहली बार हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, ये पूरी मानवता के इतिहास में पहला संगठन था जहां दुनिया के अधिकांश देश एक साथ बैठे थे, इसके पहले नहीं बैठे थे। तो लोगों को कभी भरोसा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ आया तो पहले तो एक मंच पे दुनिया के सभी देश बैठे, तो ये तो उपलब्धि थी ना, ये तो बड़ी उपलब्धि थी। अब यहां पर जब अंतरराष्ट्रीय मंच विकसित होने लगे, तो यथार्थवादियों पर सवाल खड़ा होने लगा कि आप निगेटिविटी फैला रहे हैं, आप गंदगी फैला रहे हैं, आप गलत सिद्धांत दे रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि दुनिया में युद्ध 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 और शक्ति प्रदर्शन और ये सारी चीजें, आप जो है जानबूझकर विकृत मानसिकता का विकास कर रहे हैं। दुनिया में युद्ध आवश्यक नहीं है, अवश्यंभावी नहीं है, शांति और सहयोग हो सकता है, ऐसा नौ उदारवादियों ने बोलना शुरू कर दिया। इसका स्वाभाविक सा अर्थ था कि नौ यथार्थवादियों को यह साबित करना था कि यह सहयोग क्यों हो रहा है और क्यों शक्ति के लिए संघर्ष ही होता रहेगा, और यह सहयोग केवल दिखावा है। यह साबित करना पड़ेगा ना, तभी तो उनका विचार अस्तित्व में रहेगा। तो नौ यथार्थवादियों ने बड़ा बेहतरीन विचार वहां पर दिया, और उसके बाद से जो है फिर यह विचार और अलग तरीके से बदला। नौ उदारवादी जो है, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी? इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके थे, महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके थे। कैसे? राष्ट्र राज्यों के मध्य संपर्क और सहयोग बढ़ रहा था, संपर्क और सहयोग में वृद्धि हो गई थी। तो इनका विचार जो यथार्थवादियों का था, कोई मतलब का नहीं रहा। और सबसे बड़ी एक घटना इसी बीच घटी जिसने यथार्थवादियों पर सबसे बड़ा करारा जो है सवाल खड़ा किया, और वो था 1962। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध नहीं, इससे क्या होगा, ये अमेरिका में सिद्धांत दिया जा रहा है। 1962 में अमेरिका और रूस ने यह समझौता किया कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तो दुनिया ने कहा जब अमेरिका और सोवियत संघ मिल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और 1969 तक आते आते अमेरिका और चीन की दोस्ती हो गई, दो विरोधी विचारधाराओं। तो कहा गया कि यही तो कहा जा रहा है, दुनिया में शांति हो सकती है, दो विरोधी विचारधाराओं के बीच में भी शांति हो सकती है, यह जिद नहीं करना है। तो यथार्थवादियों पर सीधा सवाल था कि क्या तुम लोग कह रहे हो और क्या हो रहा है, देखो। तो यहां पर 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव शैथिल्य हो चुका था, और यही केवल नहीं हुआ था, और शस्त्र नियंत्रण समझौता कर रहे थे, शस्त्र नियंत्रण समझौता यहां पे हो रहा था। ऐसे में यथार्थवाद की प्रासंगिकता में, यथार्थवाद की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हुए, प्रश्न उपस्थित हुए, और यहीं से नव यथार्थवाद आया।
यही नव यथार्थवादी चिंतन वो आया। नव यथार्थवादी चिंतन आया और यह नव यथार्थवादी चिंतन दो विचारकों ने दिए। एक का नाम था केनेथ वॉल्ज, दो अलग अलग विचारक ने यहां पर दिए, और दूसरे का नाम था मर्साइमर। एक का विचार का नाम था रक्षात्मक यथार्थवाद और एक जो है मर्साइमर का नाम था, उनके विचार का आक्रामक यथार्थवाद। इनका कहना था कि केनेथ वॉल्ज का कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष चलता रहता है। तो लोगों ने पूछा क्यों शक्ति संघर्ष चलता रहता है? तो मार्गेंथाउ ने जो विचार दिया था वो अलग था। मार्गेंथाउ ने क्या बोला था? मार्गेंथाउ ने क्या बोला था? क्या? किसमें? मनुष्य में। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है वह मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। कैसे? तो मनुष्य का स्वभाव कैसा बताया था? स्वार्थी है और शक्ति अर्जन का प्रयास करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व भी जो है, देश भी क्या है, राज्य भी क्या है, स्वार्थी और शक्ति अर्जन का प्रयास करते हैं। यही तो मार्गेंथाउ ने बोला था। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं जो मार्गेंथाउ ने बोला? क्या इस बात से सहमत है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वार्थी है और वह हमेशा शक्ति की प्राप्ति चाहता है? आप अपने आप को स्वार्थी मानते हैं? नहीं, सोच के देखिए कि हमेशा आप स्वार्थी ही रहते हैं। स्वार्थ कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन क्या आप हमेशा केवल स्वार्थी हैं? आप क्या आप दूसरों के कष्ट में देखकर आप जो है वहां पे, क्या आपने कभी अपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस नहीं किया होगा? मतलब कोई, हाँ, नहीं, वो स्वार्थ नहीं होता है, वो स्वार्थ नहीं है। आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि तो एक बड़ा पवित्र शब्द है, आप उसको बहुत घृणित शब्द बना दे रहे हैं ना, कि हम केवल जो है, ये तो आजकल प्रचलन में है कि हम अच्छा कार्य दिखावे के लिए कर रहे हैं, तब वो अच्छा कार्य है ही नहीं। जो दिखावे के लिए अच्छा कार्य है कि हम जो है आत्मसंतुष्टि में मोटिव नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता है कि हम ये काम, अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका स्वभाव है, वो आपका नेचर होता है, आपका कैरेक्टर होता है, आप अच्छा करते ही करते हैं। तो ये बड़ा अलग शब्द यहाँ पे इस तरीके से, स्वार्थ अलग चीज, सेल्फ सेंट्रिक, कि जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं। परमार्थ का मतलब है जहां दूसरों के लिए करते हैं। इंसान सही मामले में दोनों चीजें हैं, स्वार्थ भी उसके अंदर है और परमार्थ भी है। और यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हर व्यक्ति स्वार्थी है। माँ जो है अपने बच्चे के लिए अपना जान दे सकती है, इसके पीछे क्या स्वार्थ है उसका? बुढ़ापे में वो उसको जो है उसका ध्यान रखेगा जब वो मर जाएगी। वो बचपन में अगर ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है कि अगर ये ऑप्शन हो कि एक जो है माँ और बच्चे हैं और वहां पर जो है मारने वाला कह रहा है कि दोनों में से किसी कोई एक को मारेंगे, तो माँ किसको बोलेगी? बच्चे को वहां पर कि सॉरी, बच्चे को जो है बचा लो और हमें मार दो। और आजकल की मतलब ये नहीं कि एक जेनरिक वर्ड है, आजकल का मतलब है पहले भी ऐसा हुआ करता था। और अब जो है बड़े स्तर पर आइसोलेटेड जो पर्सनालिटी क्रिएट हो रही है, वहां पे सेंटिमेंट बहुत तेजी से डाउन हुए कई स्तरों पर। तो उस अपवाद को, एक्सेप्शन को छोड़कर सामान्यतः तो लोग सेक्रीफाइसेस करते, तो ये गलत सिद्धांत है, गलत चीज है। तो ये जो है मनुष्य का स्वभाव के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष बताना, ये बहुत गलत उनका सिद्धांत था। इसीलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं है। मनुष्य के स्वभाव का किसने अध्ययन किया वस्तुनिष्ठ तरीके से? फ्राइड ये दावा कर सकते हैं कि हमने मनुष्य का जो है वह मेजरमेंट किया है, उसके जो है दिमाग का और उसके मनोविज्ञान का। कोई व्यक्ति ये दावा कर सकता है मनुष्य स्वभाव से अच्छा है या बुरा है, यह कोई जो है वैज्ञानिक इसका विश्लेषण कर सकता है? ये गलत चीज है। तो यहां पर इस आधार पर यह निष्कर्ष देना मार्गेंथाउ का गलत था। यही चीज को सही किया केनेथ वॉल्ज ने। केनेथ वॉल्ज ने कहा मानव स्वभाव की वजह से नहीं है शक्ति संघर्ष, शक्ति संघर्ष दूसरी वजह से। क्यों है शक्ति संघर्ष? इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वजह से। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्यों?
उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई सरकार नहीं है, सब स्वच्छंद देश हैं और स्वच्छंद होने के कारण यहां पर हमेशा खतरा बना रहता है कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर दे, दूसरा देश तीसरे देश पर हमला कर दे। यह जो खतरा बना हुआ है, इस वजह से हर देश शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है कि हमारे ऊपर कोई हमला न कर दे। तो जब हम शक्ति प्राप्त करने की कोशिश, तो यहां पे शक्ति क्यों प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है? अपनी रक्षा के। ये इनका केनेथ वॉल्स का कहना है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष तो क्यों? तो इन्होंने कहा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना अराजकता पूर्ण है, अराजकता पूर्ण है, जो राज्यों को शक्ति अर्जन के लिए बाध्य करती है, शक्ति अर्जन के लिए बाध्य करती है। तो शक्ति उतना ही अर्जन करता है जिसमें से अपनी रक्षा हो सके, बस ये उनका उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये नहीं होता है कि वहां असीमित शक्ति, ये कहते हैं असीमित शक्ति कोई नहीं अर्जित करता है। जैसे भारत की जो है रणनीति क्या होगी, भारत कितना सैन्य शक्ति अपना बनाना चाहता होगा, भारत के सामने क्या दिमाग में होता होगा, तो कैसे पता चलेगा कि वो डेडलाइन क्या है? चीन और पाकिस्तान, अभी भारत के लिए अमेरिका नहीं खतरा है, भारत जिसको देख रहा है उससे अपना बस बना लिया कि चीन के पास जितनी सेना है उतना हमारे पास हो जाए। तो भारत ये कोशिश करेगा, कोई भी देश होगा इसी तरीके से वो सोचेगा कि हम जो है, अब नाइजीरिया है तो नाइजीरिया भारत से तुलना नहीं करेगा ना, कैमरून से करेगा, अंगोला से करेगा, आसपास के देशों से करेगा कि हमारी शक्ति उतनी हो जाए कि कैमरून हमारे ऊपर हमला न कर पाए या चाड या अंगोला हमारे ऊपर हमला न कर पाए। यह प्रयास हर देश के द्वारा किया जाता है क्योंकि हर देश की क्षमता अलग अलग है, आप सबको कंप्लीट नहीं कर सकते। नेपाल जो है वह यह प्रयास नहीं कर सकता है कि वह अमेरिका बन जाए, लेकिन नेपाल यह जरूर प्रयास करेगा कि वह किसी तरह, जैसे भारत उसके लिए खतरा बनेगा तो चीन के पास जाएगा और चीन उसके लिए खतरा बनेगा तो भारत के पास आएगा। तो ये प्रयास यहां पर किए जाते हैं। अब मर्साइमर का कहना है, मर्साइमर दूसरे तरीके का विचार देते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में जो है क्यों यहां पर जो है राज्यों के बीच में शक्ति संघर्ष होते हैं, इनका जो मूल विश्लेषण था वो था अमेरिका और चीन संबंधों पर, अमेरिका और चीन संबंधों पर, क्योंकि अमेरिका और चीन नजदीक आ चुके थे, अमेरिका और चीन संबंधों पर 1969 के बाद अमेरिका चीन के बीच सहयोग हो चुका था। मर्साइमर का मान्यता, इनकी मान्यता देखिए क्या था, इन्होंने कहा चीन भविष्य में, उस वक्त इन्होंने कहा था जब चीन बहुत शांत हुआ करता था, भविष्य में शांतिपूर्ण भूमिका में नहीं रहेगा। ये होते हैं अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक, शांतिपूर्ण भूमिका में नहीं रहेगा। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, पहले समझिए। इन्होंने कहा ये केनेथ वाल्स ने जो बोला है कि लोग शक्ति अर्जन क्यों करते हैं, अपनी रक्षा के लिए, उन्होंने कहा बिल्कुल बकवास फिलॉसफी। हमारे पास अगर शक्ति आएगी हम उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, यह गलत बात है। शक्ति का अर्जन केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं किया जाता है, वो तो दिखावा हो गया कि हम जो है शक्ति का अर्जन इसलिए कर रहे हैं। शक्ति का अर्जन तो असल में दूसरों पर प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास हथियार है तो हथियार चलाने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका पे सवाल उठता है कि क्या गलती हुई कि अमेरिका में आखिर हर जो है महीने ऐसे तमाम घटनाएं आती हैं कि कोई एक व्यक्ति बंदूक निकालता है, 4 लोगों की हत्या कर देता है। तो उसका वजह है कि घर घर में हथियार है, और जब हथियार है सब जगह पर तो 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग नहीं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो इस्तेमाल करेगा। हथियार है तो संभावना है, हथियार नहीं रहेगा संभावना नहीं रहेगा। तो इसलिए चीन भविष्य में शांतिपूर्ण भूमिका में नहीं रहेगा। क्यों? तो इन्होंने इसका जवाब दिया क्योंकि राष्ट्र शक्ति का अर्जन
रक्षा के लिए नहीं बल्कि आक्रामकता के लिए करते हैं। रक्षा के लिए नहीं, खत्म हो गया मैच। हाँ, रक्षा के लिए नहीं बल्कि आक्रामकता के लिए किया जाता है। इसलिए अमेरिका के लिए आवश्यक है, इन्होंने कहा था उस वक्त, अमेरिका के लिए आवश्यक है कि चीन के सामरिक संस्कृति को समझें, चीन के सामरिक संस्कृति को समझें, उन्होंने कहा था कि चीन की घेरेबंदी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक कल्चर उनका कि वो किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, किस तरीके से संबंध लोगों से बना रहा है और भविष्य में किस तरीके से खतरा बन सकता है अमेरिका के लिए। तो उस चीज को वहां पर समझना होगा, उसकी रणनीतियों को समझना होगा। वो स्ट्रेटजी अगर आप डिकोड नहीं कर पाएंगे तो अमेरिका बहुत ज्यादा जो है तनाव की स्थिति में यहां पर आएगा। क्लियर है? तो ये जो है यहां पे देखा गया। तो 9 उदारवाद और 9 यथार्थवाद दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। इन दोनों के विचारों में कहां किस तरीके से गतिरोध, किस तरीके से बदलाव है। अब आते हैं दूसरा जो है यहां पर जो मुद्दा आया, एक तरफ हमने कहा 9 यथार्थवादी और 9 उदारवादी जो हैं यहां पे आए, फिर एक और यहां पर जो है विचार आया और वो विचार क्या था, ये चौथी बहस थी। मतलब दो बहस पहले आया, काल्पनिक उदारवाद बनाम यथार्थवाद, दूसरी बहस आया आपका जो है यथार्थवाद, 9 उदारवाद और 9 यथार्थवाद। अब तीसरी बहस जो है यहां पे थर्ड जो है डिबेट, जो समकालीन समय में चल रहा है, इसमें है अंतरराष्ट्रीय समाज सिद्धांत या इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल ये क्या था? इनका कहना था कि ये विचार जो दिया था वो मार्टिन हाइड और हेडली वुल ने ये विचार इन्होंने दिया था। इनके विचार देखिए क्या है, ये काफी हद तक यथार्थवादियों से भी मिलते हैं और उदारवाद, दोनों को मिला दिया। आज का जो विचार है वह दुनिया को इन दोनों रूपों में देखता है, मतलब शक्ति संघर्ष भी है और सहयोग की संभावना भी है, और यही कंक्लूजन भी है, दुनिया वाकई में दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। तो इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष होते हैं और सहयोग भी, दोनों चीजें होती हैं। इसके लिए इन्होंने राज्यों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इन्होंने कहा दो राज्य होते हैं, एक होता है मैच स्टेट और एक होता है रैच स्टेट। मैच स्टेट यानी पावर स्टेट, जो पावर चाहते हैं, और रैच स्टेट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, जो संविधान में विश्वास करते हैं। यानी एक किस्म के राज्य होते हैं जो शक्ति पर आधारित होते हैं, जैसे चीन जो है वो मैच स्टेट है, और भारत को अगर देखा जाए तो यह रैच स्टेट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, संवैधानिक राज्य होते हैं। इनका कहना है कि अगर दोनों में सामंजस्य लेकर आए तब कहीं जाकर जो है बेहतर स्थिति आई। ये विचार यहां पर जो है आया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस पूरे डेवलपमेंट को हम देखें तो
हमें ये क्रोनोलॉजी में पता चलता है कि कैसे कैसे आइडियोलॉजी का विकास हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद काल्पनिक उदारवादी, 1930 के बाद यथार्थवादी, 1945 के बाद एक साथ नौ उदारवादी और उनका विरोध नौ यथार्थवादी, और आज 1990 के बाद की जो दुनिया है इसमें इंग्लिश स्कूल जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, जो बोल रही है कि भाई मैच स्टेट भी आएंगे, रैच स्टेट भी आएंगे और दोनों की स्ट्रेटजी जो अपनाएगा वही वहां पर काम करेगा। हाँ, इंग्लिश स्कूल, क्योंकि इंग्लिश जो थ्योरिस्ट थे उन लोगों का डोमिनेंस था। अभी तक क्या था कि जो यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, ये जितने विचार थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिए थे, सारे का सारा विचार अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पहली बार ब्रिटिश जो है विचारकों ने इस बात को लेकर आया तो इनका अपना नाम इंग्लिश स्कूल भी वहां पे हो गया। तो एक प्रश्न पहले लिखिए, फिर आगे हम लोग, ये तो अभी हम लोगों ने अनसिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है, अभी तो बहुत विस्तार से पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने क्या समझा है पहले एक प्रश्न के माध्यम से देखा जाए। तो प्रश्न लिखिए, नौ उदारवाद और नौ यथार्थवाद, नौ यथार्थवादी विचार में, नौ उदारवादी और नौ यथार्थवादी विचार में आपके अनुसार कौन सा विचार अधिक उपयुक्त है? नौ उदारवादी और नौ यथार्थवादी विचार में आपके अनुसार कौन सा सिद्धांत अधिक उपयुक्त है? कौन सा सिद्धांत अधिक उपयुक्त है? तो 10 मिनट हैं आपके पास, अब इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। कौन सा विचार अधिक उपयुक्त है? तो सोच समझ के लिखिए, जो आपने अभी पढ़ा है अपना लैंग्वेज देने की कोशिश कीजिए, अगर आपको थीमेटिक आंसर लिखना हो तो।